हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग मार्च लास्ट वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने मार्च थर्ड वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस की थी और उसका वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो आप लोग जाकर उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। पिछले सारे वीडियोज़ जो हैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी गई जहाँ पर हम लोग वीकली बेसिस पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों को पिछले सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और अभी हम लोगों ने क्या किया है कि अभी हम लोग यहाँ पर जो भी वीडियो डिस्कस करते हैं उससे रिलेटेड कुछ 5 या 10 क्वेश्चन का हम लोग एक एमसीक्यू एक क्वेश्चनर तैयार करते हैं जो कि कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों को मिलता है। ठीक है, तो जो भी वीडियो होगा उससे रिलेटेड जो भी 10 जरूरी क्वेश्चंस होते हैं उसका एक क्वेश्चनर तैयार किया जाता है जो कि आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में मिलता है। वहां पर जाकर आप लोग उन सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और वो जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी वीडियो से रिलेटेड होते हैं। और उसमें ये चेक करता हूं मैं, या ये जानने की कोशिश की जाती है कि आप लोग कितने ज़्यादा थॉरोली, कितने ध्यान से आप लोग वीडियोज़ को देखते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो से रिलेटेड 10 क्वेश्चन का एक क्वेश्चनर जो है वो कम्युनिटी टैब में है और उसका मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने आंसर नहीं दिया है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को थॉरोली देखा है तो आप लोग उसका जाकर आंसर दीजिए और देखिए, खुद को चेक करिए कि आप लोगों ने क्या सही तरीके से वीडियो देखा है। आप लोग थॉरोली वीडियो देखते हैं या सिर्फ कथा कहानी के तरीके से सुनकर ही चले जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए 10 या 5 या 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चनर आप लोगों को मिलता रहेगा। और ये वीडियो जो है इसको भी आप लोग लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो से रिलेटेड 5 या 10 जो भी क्वेश्चन बनेगा उसका एक क्वेश्चनर आप लोगों को अगले फ्राइडे को कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा और उसका आंसर देने की आप लोग कोशिश करिएगा। बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, सीधे क्वेश्चन से चीज़ों को डिस्कस करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया, लेकिन वीडियो को आप लोग थॉरोली देखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में मिलेंगे और उसका आंसर आप लोगों को देना होगा अपनी तैयारी, खुद की तैयारी चेक करने के लिए। चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। According to the India Trend Report 2021, what is the expected value of the Indian e-commerce market by 2024? इंडिया ट्रेंड बुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार का अपेक्षित मूल्य क्या है, ये इसमें पूछा गया है। 99 बिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा। ठीक है, 99 बिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। और ये हम लोग ये भी जान लेते हैं कि ये जो रिपोर्ट है इंडिया ट्रेंड बुक 2021 रिपोर्ट, ये किसके द्वारा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिलीज की गई, ये भी हम लोग जानते हैं। तो अर्न्स्ट यंग एंड इंडियन प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर्स कैपिटल एसोसिएशन, फिर से सुन लो आप लोग, अर्न्स्ट यंग एंड इंडियन प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर्स कैपिटल एसोसिएशन के द्वारा ये रिपोर्ट मतलब जो है रिलीज की गई। और इसी रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक इंडिया की ई कॉमर्स मार्केट जो है वो 99 बिलियन यूएसडी रहने का अनुमान है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इस रिपोर्ट से कुछ और जानकारियां सामने आई हैं। इस रिपोर्ट में कुछ और बातें बताई गई जिसको भी हम लोग जान लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से। ठीक है ना, पहली बात ये बताई गई है कि 2025 तक इंडिया के पास में 220 मिलियन ऑनलाइन शॉपर्स होंगे। कब तक? 2025 तक। 2025 तक 220 मिलियन, ठीक है ना, 220 मिलियन, यानी कि 2025 तक इंडिया में 220 मिलियन लोग ऐसे होंगे जो ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। ग्रोसरी और फैशन में सबसे ज़्यादा बूम देखने को मिलेगा, इसी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है इसमें। और इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ईडूटेक सेक्टर में 2025 तक 10.4 बिलियन यूएसडी, ये मतलब यहाँ तक पहुँचने का अनुमान है, 10.4 बिलियन यूएसडी। ठीक है, ईडूटेक सेक्टर जो होगा वो 2025 तक 10.4 बिलियन यूएसडी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पहुंचने का इसका अनुमान है, जबकि 2020 में ये जो है 2.8 बिलियन यूएसडी था। 2.8 बिलियन यूएसडी ये जो ईडूटेक सेक्टर है ये 2020 में ये 2.8 बिलियन यूएसडी था और 2025 तक जो है इसका 10.4 बिलियन यूएसडी तक पहुँचने का अनुमान है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी, ये मैंने बताया आप लोगों से, अर्न्स्ट एंड यंग के द्वारा। तो अर्न्स्ट एंड यंग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये लंदन यूके, ठीक है, लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि जो ये हमारा इंडियन प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर्स कैपिटल एसोसिएशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है ना, और ये दोनों लोगों ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी किया था, ये दोनों लोगों ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी किया था। किन किन लोगों ने? अर्न्स्ट एंड यंग और दूसरा इंडियन प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर्स कैपिटल एसोसिएशन, इन दोनों लोगों ने मिलकर इस रिपोर्ट को जारी किया था। ऑप्शन नंबर ही 99 बिलियन यूएसडी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एज पर RBI's recent report, what is the India's total inflow in equities by foreign portfolio investors FPIs in financial year 21 up to 10 मार्च। ठीक है, ये समझो 10 मार्च तक का ये डाटा आया हुआ है। RBI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा वित्त वर्ष 2021 में भारत में इक्विटी में 10 मार्च तक कुल आमद क्या थी, कुल निवेश क्या था। आमद का मतलब निवेश हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 36 बिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी 36 बिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आमद का मतलब क्या होता है? निवेश, समझ लो आप लोग इस तरीके से, थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, निवेश इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आरबीआई ने क्या किया है कि आरबीआई ने अभी हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट रिलीज की है और जिसमें आरबीआई ने ये बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में 10 मार्च तक के ही डाटा रिलीज किया है। 10 मार्च तक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा इंडिया में इक्विटीज़ में जो है रिकॉर्ड 36 बिलियन यूएसडी का निवेश किया गया है, यानी कि 36 बिलियन यूएसडी की आमद हुई है ये, ठीक है ना। आमद या निवेश दोनों लगभग एक ही चीज़ है और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये जो 36 बिलियन यूएसडी की ये निवेश किया गया है, ये फाइनेंशियल ईयर 2013 के बाद से सबसे ज़्यादा है इस टाइम ड्यूरेशन में। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर में ही जो है फाइनेंशियल ईयर 2013 में इतना निवेश किया गया था, उससे ज़्यादा ये है इस ड्यूरेशन में 2013 के बाद में, वित्त वर्ष 2013 के बाद में ये अभी तक का सबसे ज़्यादा निवेश है। और इसी रिपोर्ट में और भी बहुत सारी कुछ बातें बताई गई हैं, क्या क्या बातें बताई गई हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर जानते हुए चलते हैं, ठीक है ना। इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जनवरी 2021 तक एफडीआई भी बढ़कर 44 बिलियन यूएसडी हो गया। कितना? एफडीआई बढ़कर कितना हो गया? 44 बिलियन यूएसडी। कब तक? जनवरी की बात हो रही है। जनवरी कब तक? जनवरी 2021, ठीक ना। जनवरी 2021 तक एफडीआई 44 बिलियन यूएसडी हो गया था। फाइनेंशियल ईयर 2021 फाइनेंशियल ईयर 21 के दूसरे क्वार्टर में हाउस होल्ड डेप्ट टू जीडीपी रेशियो ये जो है 37.1% रहा, ठीक है। और क्या बताया गया है? तो आगे इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 5 मार्च 2021 तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि जिसको हम लोग फॉरेक्स रिजर्व भी बोलते हैं, वो 580.3 बिलियन यूएसडी रहा। कितना? 580.3 बिलियन यूएसडी। ये क्या है? ये है फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है ना। ये है फॉरेक्स रिजर्व यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये कब तक? 5 मार्च 2021 तक। और आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को ये बताओ आप लोग कि फॉरेक्स रिजर्व के मामले में इंडिया की अभी क्या पोजीशन है। इंडिया अभी ग्लोबली कौन से रैंक पर है फॉरेक्स रिजर्व के मामले में, और अभी इसने किसको पीछे किया है? इंडिया ने भी किसको पीछे किया है फॉरेक्स रिजर्व के मामले में, और करंट सिनेरियो में इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कितना है ग्लोबली, ये कौन से नंबर पर है। और अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाकर देखो, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और जो भी हम लोग यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह डिस्कस करते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया, इससे रिलेटेड 5 या 10 क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं और जिसको हम लोग हर फ्राइडे कम्युनिटी टैब में, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके कम्युनिटी टैब में वो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ये चेक करने के लिए पूछा जाता है कि आप लोग वीडियोस को कितना थॉरोली देख रहे हैं, देख भी रहे हैं या सिर्फ ऐसे सुनकर चले जा रहे हैं, ठीक है। अभी पिछले हफ्ते का जो वीडियो था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस था, जो हम लोगों ने एक क्वेश्चनर तैयार किया हुआ था, वो कम्युनिटी टैब में पड़ा हुआ है। किसी ने अभी तक उसका आंसर नहीं दिया है, तो आप लोग अगर पिछला वीडियो देखें तो उसका आंसर देने की कोशिश करिए और चेक करिए आप लोगों की स्टेटस क्या है, कहाँ तक आप लोगों की तैयारी चल रही है, कितना थॉरोली आप लोग यूट्यूब पर पढ़ाई करते हैं या सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, आप लोग कितना कंसंट्रेशन के साथ में देखते हैं, पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें भी जानना जरूरी है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो आपके लिए भी कैसे जानना जरूरी है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया है, आप लोग उसका आंसर दीजिए, देने की कोशिश करिए। और सब कुछ उसी वीडियो से है, वीडियो में जितना कुछ बताया गया है उसी से है, उससे बाहर का हमने कहीं कुछ नहीं पूछा, ठीक है। चलिए खैर इस रिपोर्ट पर हम लोग वापस आते हैं और इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है। हम लोग बात कर रहे थे आरबीआई के द्वारा जो रिसेंट रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है ना। तो उसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि फिनटेक सेक्टर में अगर हम लोग बात करें उसी रिपोर्ट के अनुसार फिनटेक सेक्टर की, तो फिनटेक सेक्टर के लिए ये बताया गया है कि अब तक जो है 647.5 बिलियन यूएसडी का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। कितना? 647.5 मिलियन, ठीक है ना। 647.5 मिलियन यूएसडी का जो है ये निवेश आ चुका है, किसमें? फिनटेक सेक्टर में, ठीक है। चीज़ें थोड़ा और बेहतर से समझ में आ जाएं, इसलिए हम लोग क्या है क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा और सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। यहाँ पर बात हुई है ना, देखो किसकी बात हुई है यहाँ पर? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात हुई है ना, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में एफपीआईज बोलते हैं। तो क्या होता है ये, क्या मतलब क्या होता है, क्या इनका काम होता है, थोड़ा सा इसके बारे में लोग जानते हैं, जिससे कि चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो जाएं और हमारे दिमाग में सारी चीज़ें रहें, ठीक है ना। तो एफपीआई क्या होता है? किसी व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा किसी दूसरे देश की कंपनी में किया गया वह निवेश
जिसके तहत वह व्यक्ति अथवा संस्था दूसरे देश की कंपनी के शेयर या बॉन्ड खरीदता है या फिर उसे लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, ये एफपीआई कहलाता है। फिर से सुन लो आप लोग, किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा, किसी भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा किसी दूसरे देश की कंपनी में, अपने देश की कंपनी में नहीं, किसी दूसरे देश की कंपनी में किया गया वह निवेश जिसके माध्यम से वह व्यक्ति या संस्था दूसरे देश की उस कंपनी में जिसमें उसने निवेश किया हुआ है उसका शेयर या बॉन्ड खरीदता है, ठीक है, या फिर उसे लोन प्रोवाइड करता है, तो ये एफपीआई हमारा हो जाता है। और इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट के माध्यम से इन्वेस्टर्स को कंपनी का मालिकाना हक नहीं मिलता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को कंपनी का मालिकाना हक नहीं मिलता है, ठीक है ना। एफपीआई को जो है मोस्टली हॉट मनी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। एफपीआई को हम लोग मोस्टली हॉट मनी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और यह एक इनडायरेक्ट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। एफपीआई जो होता है एक इनडायरेक्ट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। और अगर एफपीआई की बात हो रही है तो हमारे दिमाग में एफडीआई भी आ ही रहा होगा। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एफपीआई एंड एफडीआई, एफडीआई क्या होता है और एफपीआई क्या होता है, ये हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। तो जो एफपीआई होता है यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट होता है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तुलना में ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एफडीआई के बारे में हम लोग जान लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा एफपीआई और एफडीआई का डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो एफपीआई क्या होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में। एफडीआई क्या होता है, किसी एक ग्रुप के द्वारा किसी दूसरे देश के व्यवसाय में अपने परमानेंट प्रॉफिट को बनाने के लिए जो भी निवेश किया जाता है उसे हम लोग एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक ना। किस तरीके से एफडीआई कर सकते हैं, किस तरीके से अपना परमानेंट प्रॉफिट बनाया जा सकता है किसी दूसरे देश की कंपनी के द्वारा किसी दूसरे देश में, उसके कई सारे तरीके होते हैं। कुछ एक तरीके हम लोग जान लेते हैं। किसी दूसरे देश में सहायक कंपनी की स्थापना करके, वो भी एफडीआई के अंदर आएगा, ठीक ना। किसी भी कंपनी का अधिग्रहण और विलय कर दूसरे देश में, ये भी एफडीआई के अंदर आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत ही आएगा, ठीक ना। किसी दूसरे देश की किसी भी कंपनी के साथ में मिलकर जॉइंट वेंचर खोलने के बाद, जो मतलब इस तरीके से भी लोग जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। किसी दूसरे देश में उसको वहाँ की किसी लोकल कंपनी के साथ में मिलकर एक जॉइंट वेंचर खोल लिया जाए, तो ये भी जो है एफडीआई के अंतर्गत आएगा, ठीक है। डायरेक्ट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है ये एफडीआई जो होता है, ये डायरेक्ट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। और इसके माध्यम से किसी भी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी का जहाँ पर वो निवेश करती है उसका मालिकाना हक मिल सकता है, जबकि एफपीआई के माध्यम से मालिकाना हक नहीं मिल सकता, ठीक। तो कुल मिलाकर 36 बिलियन यूएसडी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आएंगी वीडियो एक बार पीछे करिएगा, सारी चीज़ों को आप लोग सुनिएगा, फिर से आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला देखेंगे, विच कंपनी हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज ट्रस्टी बाय द गवर्नमेंट फॉर द ₹750 करोड़ क्रेडिट गारंटी फंड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AHIDF, ठीक है। हाल ही में किस कंपनी को पशुपालन और संरचना विकास निधि AHIDF के 750 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड के लिए सरकार द्वारा ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया? ये इसमें पूछा गया है। नैब संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नैब संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये क्या होता है, जहाँ पर जिसके बारे में ये बात की गई है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो जून 2020, ठीक है ना, जून 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 15,000 करोड़ रुपए, ठीक ना, 15,000 करोड़ रुपए के इनिशियल कॉर्पस के साथ जो है इसे भारत सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया था। और इस फंड के माध्यम से डेयरी और मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स को सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है ना। इसके अंतर्गत MSMEs, फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन FPOs, प्राइवेट कंपनीज, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, ये सभी लोग आते हैं। और ये जो नैब संरक्षण है, ये जो नाबार्ड की होली ओन्ड सब्सिडरी है, ये जो नैब संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड है, ये नाबार्ड की होली ओन्ड सब्सिडरी यानी कि पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी है ये नाबार्ड की, ठीक है। नाबार्ड की यहाँ पर बात हुई, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। हर्ष कुमार भानवाला ये नाबार्ड के चेयरपर्सन नहीं होंगे। गोविंदा राजुलू चिंताला ये जो है नाबार्ड के चेयरपर्सन हो जाएंगे। नेक्स्ट, एज पर IRDAI व्हाट इज द रिवाइज्ड मैक्सिमम लिमिट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड अंडर आरोग्य संजीवनी पॉलिसी? IRDAI के अनुसार आरोग्य संजीवनी नीति के तहत शामिल स्वास्थ्य बीमा के लिए संशोधित अधिकतम सीमा क्या है, ये इसमें पूछा गया है। 10 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है ना।
10 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। IRDAI ने अभी हाल ही में आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के तहत में मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किससे बढ़ाकर कितना कर दिया, तो दोनों चीज़ें आप लोग जानो। पहले 5 लाख था, इसे अब बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। और अब जो लोग होंगे वो 50,000 रुपये के मल्टीपल में 50,000 रुपये के मल्टीपल में 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का सम जो है वो इंश्योर कर सकते हैं, ठीक ना। 50,000 के मल्टीपल में 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का सम जो है वो मतलब इसको इंश्योर कर सकते हैं। और पहले ये केवल 5 लाख तक 5 लाख का मतलब 5 लाख तक ही था, ठीक है। और यहाँ पर बात हुई है IRDAI की, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर की हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में हो जाएगा। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। सुभाष चंद्र कुंतिया ये IRDAI के चेयरपर्सन हो जाएंगे, चेयरमैन हो जाएंगे। अगला देखते हैं। एज पर RBI's रिसेंट रिपोर्ट, व्हाट इज द इंडियाज ग्रोथ इन सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 20। RBI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में भारत की कितनी वृद्धि हुई, भारत की वृद्धि क्या है, ये इसमें पूछा गया है। 9.1%, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। RBI ने भी हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए एक रिपोर्ट जारी की है। RBI के हालिया रिपोर्ट के अनुसार, जो RBI ने भी हाल ही में रिपोर्ट जारी की हुई है, उसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2020 में इंडिया का सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो 128.6 बिलियन USD रहा, ठीक है ना। कितना? 128.6 बिलियन USD रहा, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 9.1% अधिक था, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो USA में किया गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट इंडिया के द्वारा कौन सी कंट्री में की गई है? USA में। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट 2020 में, फाइनेंशियल ईयर 2020 में इंडिया के द्वारा कौन सी कंट्री में की गई, तो वो USA हो जाएगा। कुल मिलाकर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 9.1%। अगला देखते हैं। हु इज़ द हेड ऑफ द 5 मेंबर स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SEAC, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द RBI टू इवेल्युएट एप्लीकेशंस फॉर यूनिवर्सल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। बढ़िया क्वेश्चन है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है ना। सार्वभौमिक बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए RBI द्वारा गठित 5 सदस्यीय स्थायी सलाहकार समिति का प्रमुख कौन है, ये इसमें पूछा गया है। RBI ने अभी यूनिवर्सल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए जो एप्लीकेशन अप्लाई किए जाते हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए 5 लोगों की 5 मेंबर्स की एक स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी गठन किया हुआ है इसका, ठीक है। और उसमें ये पूछा गया है कि उस कमेटी का जो है हेड कौन है, ये इसमें पूछा गया है। श्यामला गोपीनाथ, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। श्यामला गोपीनाथ, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के एप्लीकेशन को इवेल्युएट करने के लिए, उनके एप्लीकेशंस की जांच करने के लिए RBI ने भी हाल ही में 5 लोगों की एक स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी का गठन किया हुआ है। और इस कमेटी के अध्यक्ष RBI की पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ जी को बनाया गया है। श्यामला गोपीनाथ जी जो हैं वो RBI की पूर्व एक्स डिप्टी गवर्नर हैं। और इस कमेटी का कार्यकाल है वो 3 साल के लिए रहेगा। 3 साल तक के लिए ये कमेटी काम करेगी, ठीक है। RBI के द्वारा क्या काम होगा इस कमेटी का, इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। RBI सबसे पहले क्या करेगी कि RBI अपने आप खुद से प्राइमा फेशिया एवेल्यूशन कर लेगी। उसके बाद में जो भी एप्लीकेशंस आई रहेंगी यूनिवर्सल बैंक्स के लिए और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए, उसको इस कमेटी के पास भेज दिया जाएगा। और ये कमेटी फिर से सभी पैरामीटर्स को इवेल्युएट करेगी कि क्या जो भी अप्लाई किए हैं, जो भी एप्लीकेंट हैं, उनको यूनिवर्सल बैंक्स का, स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, उनके क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, और मतलब बाकी का सारा काम जो होगा केवल प्राइमा फेशिया यानी कि प्राथमिक तरीके से जो है वो एवेल्यूशन जो है वो RBI के द्वारा किया जाएगा। और RBI बस इसमें पेडअप कैपिटल वगैरह ये नॉर्मल सारी चीज़ें चेक कर आगे भेज देगी। बाकी सारा काम जो है ये इस कमेटी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। RBI ने 2019 में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए ऑन टैप लाइसेंसिंग फैसिलिटी शुरू की थी, ठीक ना। क्या कौन सी मतलब लाइसेंसिंग फैसिलिटी थी? ऑन टैप, ठीक ना। RBI ने 2019 में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए ऑन टैप लाइसेंसिंग फैसिलिटी शुरू की हुई थी। अब ऑन टैप लाइसेंसिंग क्या होता है? ये जो ऑन टैप लाइसेंसिंग फैसिलिटी होती है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि RBI जो है पूरे साल जो है एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करेगी और लाइसेंस इशू करेगी स्मॉल फाइनेंस बैंक को।
स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस देने के लिए ऑन टैप लाइसेंसिंग आरबीआई के द्वारा 2019 में शुरू किया गया था। और ऑन टैप लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि आरबीआई पूरे साल तक लोगों के एप्लीकेशंस लेगी और पूरे साल तक स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया जाएगा आरबीआई के द्वारा, ठीक है ना। आरबीआई के 25वें गवर्नर का क्या नाम है, आप लोग कमेंट कर बताओ, ठीक है। कुल मिलाकर इसका जो आंसर हो जाएगा श्यामला गोपीनाथ, और ये आरबीआई के एक्स डिप्टी गवर्नर थे, ठीक। अगला देखते हैं। सीए रोवर होल्डिंग्स हैज रिसेंटली सोल्ड इट्स 4% स्टेक इन विच कंपनी फॉर ₹3728 करोड़। सीए रोवर्स होल्डिंग्स ने हाल ही में किस कंपनी में अपनी 4% हिस्सेदारी 3728 करोड़ रुपए में बेची है, ये इसमें पूछा गया है। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है ना। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। सीए रोवर होल्डिंग्स क्या है ये, सीए रोवर होल्डिंग्स क्या है ये, तो ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है और इसी ने भी हाल ही में 3728 करोड़ रुपए में, ठीक है ना, 3728 करोड़ रुपए में एसबीआई कार्ड में अपनी 4% हिस्सेदारी बेची है, ठीक। जीवी रामकृष्णा हु पास्ड अवे रिसेंटली इन चेन्नई वाज द फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। जीवी रामकृष्णा जिनका भी हाल ही में चेन्नई में निधन हो गया, वो किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे। सेबी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सेबी इसका आंसर हो जाएगा। 1952 बैच के आईएएस अधिकारी थे ये सेबी के एक्स चेयरपर्सन थे और इनका भी हाल ही में चेन्नई में इनकी डेथ हो गई। व्हाट इज इंडिया जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन एज पर फिच ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। वित्त वर्ष 2022 के लिए फिच के ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार भारत का जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है, भारत की जीडीपी कितनी रहने वाली है, इसमें पूछा गया है। 12.8%, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। 12.8%, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। फिच क्या है, फिच के बारे में आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानते हैं। अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये, ठीक है। और इसी ने भी हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक नाम से अपनी एक रिपोर्ट जारी की, जिस रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी 12.8% रहने का अनुमान है और पहले यह अनुमान जो है वो 11% रहने का था। फिच के अनुसार पहले ये अनुमान जो है 11% रहने का था, बाद में जब इन्होंने अपनी रिवाइज्ड रिपोर्ट जारी की तो उसके अनुसार इंडिया की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2022 में 12.8% रहने का अनुमान है। फिच जो है ये एक अमेरिका बेस्ड यूएसए बेस्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगला देखेंगे। Which bank becomes the first Indian bank to introduce an instant EMI facility on an internet banking platform named EMI at इंटरनेट बैंकिंग। कौन सा बैंक इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर EMI एट इंटरनेट बैंकिंग नामक तत्काल EMI सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला भारतीय बैंक बन गया, शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया। इसमें पूछा गया है कि इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर EMI एट द रेट इंटरनेट बैंकिंग नाम से, ठीक है ना, EMI फैसिलिटी शुरू करने वाला कौन सा पहला बैंक बन गया है इंडिया का जिसने ये फैसिलिटी शुरू की है। ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका, ठीक है। ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ICICI बैंक ने भी हाल ही में बिल डेस्क और रेजोर पे के साथ पार्टनरशिप में, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किसके किसके साथ पार्टनरशिप में, तो आप लोग ये समझो, मैं लिख दे रहा हूँ ये बिल डेस्क और रेजोर पे, ठीक ना। तो ICICI बैंक ने भी हाल ही में बिल डेस्क और रेजोर पे के साथ में पार्टनरशिप में अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर इंस्टेंट EMI फैसिलिटी लॉन्च किया हुआ है और ये फैसिलिटी जो है EMI एट द रेट इंटरनेट बैंकिंग नाम से लॉन्च की गई है। और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर EMI फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला इंडिया का पहला बैंक बन गया है ICICI बैंक, जिसने ये फैसिलिटी शुरुआत की है। EMI का मतलब क्या हो जाता है, बहुत सारे लोगों को EMI का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, अभी यहाँ पर सिर्फ EMI करते होंगे, ये सभी जानते रहा करो आप लोग। EMI का मतलब हो जाएगा इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ICICI बैंक इसका आंसर है। मुंबई हेडक्वार्टर होगा इसका, मुंबई महाराष्ट्र में। संदीप बख्शी इसके MD और CEO हो जाएंगे। हम है ना ख्याल आपका, ये इसका टैगलाइन हो जाएगी। बाकी और जो भी बैंकें हैं इनका हेडक्वार्टर आपको पता होगा, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बिल डेस्क की भी यहाँ पर मैंने बात की थी और रेजोर पे की भी मैंने बात की थी। रेजोर पे का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। कहाँ पर, बेंगलुरु कर्नाटका में है। बिल डेस्क की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बाय व्हिच नेम इंडियन ओवरसीज बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए सेविंग अकाउंट फॉर द मिलेनियंस पॉपुलेशन टू मीट देयर बैंकिंग प्रेफरेंसेस, ठीक है ना। इंडियन ओवरसीज बैंक ने हाल ही में किस नाम से सहस्त्राब्दी आबादी के लिए उनकी बैंकिंग प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए एक बचत खाता शुरू किया हुआ है। IOB ट्रेंडी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक ना। IOB ट्रेंडी, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो IOB ट्रेंडी है ये
मिलेनियल पॉपुलेशंस के लिए जो है कस्टमाइज किया गया है। अब ये मिलेनियल पॉपुलेशंस क्या है, यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है मिलेनियल पॉपुलेशन, तो ये क्या है थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो जो बैंक है, कौन सी बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने, तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने उन सभी लोगों को मिलेनियल पॉपुलेशंस के रूप में कंसिडर किया है जिनका जन्म जो है वो 1981 से लेकर 1996 के बीच में हुआ है। जिन भी लोगों के डेट ऑफ बर्थ जो है, जिन भी लोगों का जन्म जो है वो 1981 से लेकर 1996 के बीच में हुआ है, उन सभी को मिलेनियल पॉपुलेशंस के रूप में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के द्वारा कंसिडर किया गया है। और इस ड्यूरेशन में जन्म लेने वालों की संख्या लगभग 426 मिलियन है। कितनी, 426 मिलियन, ठीक है ना, जो कि इंडियन पॉपुलेशन का लगभग 34% है, ठीक है। और ये जो आईओबी ट्रेंडी है, इन्हीं लोगों के लिए, इन्हीं 426 मिलियन लोगों के लिए आईओबी ट्रेंडी जो है ये कस्टमाइज्ड किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं, बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे इसके बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 10,000 डेली मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा इसमें, ठीक है ना, 10,000 डेली मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। आईओबी ट्रेंडी बेसिकली है क्या ये, तो ये क्या है, सेविंग अकाउंट है। आईओबी ट्रेंडी जो है एक सेविंग अकाउंट है और इसमें 10,000 डेली मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। एज लिमिट क्या होगी इसकी, 21 से लेकर 38 साल तक। 21 से लेकर 38 साल के जो भी लोग रहेंगे वो इसमें अपना अकाउंट वगैरह खुलवा सकते हैं। बाकी इस सेविंग अकाउंट में और क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी ये सब जानने की जरूरत नहीं, जितना हम लोगों को जानना था आईओबी ट्रेंडी वो हम लोगों ने जान लिया। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की यहाँ पर बात हुई, किसकी बात हुई थी, इंडियन ओवरसीज़ बैंक की। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, फिर से सुन लो आप लोग, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, ये इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। गुड पीपल टू ग्रो विद, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। फिर से सुन लो आप लोग, गुड पीपल टू ग्रो विद, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी इंडियन ओवरसीज़ बैंक की। आगे देखते हैं, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो रिसेंटली पार्टनर्ड विद नियो एंड वीज़ा टू लॉन्च ए मोबाइल बैंकिंग सोल्यूशन नेम्ड नियो एक्स। किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में नियो और वीज़ा के साथ में मिलकर नियो एक्स नाम से एक मोबाइल बैंकिंग समाधान शुरू किया है, ये इसमें पूछा गया है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात हुई है नियो की, नियो और वीज़ा की। वीज़ा से आप लोग यूज टू होंगे, वीज़ा पहली बार नहीं सुन रहे होंगे। नियो हो सकता है कि आप लोग पहली बार सुन रहे हो, हालांकि पिछले वीडियोज़ में नियो बैंकिंग, नियो इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, लेकिन जो लोग नए हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक मोटा मोटा ओवरव्यू यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। नियो क्या है, तो नियो जो है एक डिजिटल बैंकिंग फिनटेक है, ठीक है। और इसी ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में मिलकर भी जो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में मिलकर, वीज़ा भी इसके साथ में था, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और ने जो है नियो और वीज़ा, ये तीनों लोग जो है मिलकर नियो एक्स नाम से मिलेनियल्स के लिए एक मोबाइल बैंकिंग सोल्यूशंस लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना। किस नाम से लॉन्च किया है, नियो एक्स से। और कौन कौन से लोगों ने मिलकर लॉन्च किया हुआ है, तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, नियो और वीज़ा, इन तीनों लोगों ने मिलकर मिलेनियल्स के लिए नियो एक्स नाम से एक मोबाइल बैंकिंग सोल्यूशन लॉन्च किया हुआ है। और ये जो नियो एक्स है ये 007, ठीक है ना, 007 बैंकिंग फैसिलिटी ऑफर करती है। 007 ये जेम्स बॉन्ड वाला नहीं है, हालांकि कॉपी वहीं से किया गया है ये, ठीक है ना। 007 का क्या मतलब हो जाएगा, नियो एक्स के माध्यम से 007 बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और 007 का मतलब क्या होगा, तो पहले जीरो का मतलब हो जाएगा, इस वाले जीरो का मतलब हो जाएगा कि 0% मेंटेनेंस चार्ज, 0% मेंटेनेंस चार्ज। इस वाले जीरो का मतलब हो जाएगा 0% कमीशन ऑन म्यूचुअल फंड्स, 0% कमीशन ऑन म्यूचुअल फंड्स। और ये जो 7% है ये क्या हो जाएगा, 7, इसका मतलब हो जाएगा 7 का मतलब हो जाएगा 7% इंटरेस्ट ऑन अकाउंट बैलेंस, ठीक है ना, ये इसका इंटरेस्ट हो जाएगा, 7% इंटरेस्ट ऑन अकाउंट बैलेंस, ठीक। और नियो एक्स के माध्यम से, ये जो नियो एक्स लॉन्च किया गया है इसके माध्यम से ये जो हमारा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये 2021 के अंत तक लगभग 2 मिलियन, ठीक है ना, 2021 के अंत तक लगभग 2 मिलियन कस्टमर्स तक जो है अपनी पहुंच बनाने का टारगेट रखा गया है इसके द्वारा, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। और नियो एक्स के माध्यम से कस्टमर्स को 2-in-1 बैंकिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना, 2-in-1 बैंकिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। क्या होती है 2-in-1 बैंकिंग फैसिलिटी, यानी कि एक तो सेविंग अकाउंट भी दिया जाएगा और दूसरा वेल्थ अकाउंट भी दिया जाएगा नियो एक्स के माध्यम से, ठीक। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम लोग, इससे रिलेटेड इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड कुछ चीज़ें याद आ रही हैं उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ईवा नाम से, मैं नाम लिख दे रहा हूँ ना,
ईवा नाम से महिलाओं के लिए एक यूनिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो चेन्नई तमिलनाडु में इसका जो है वो हेडक्वार्टर हो जाएगा। इट्स फन बैंकिंग, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इट्स फन बैंकिंग, ठीक है ना, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। बाकी और जो भी बैंक दिए गए हैं इनका हेडक्वार्टर कम से कम आप लोगों को ये तो पता होना ही चाहिए। और हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट ऑफ द सेबी, व्हाट परसेंट ऑफ स्टॉक कैन बी इश्यूड थ्रू ओपन ऑफरिंग बाय द कंपनीज लिस्टेड अंडर द इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म्स IGP। सेबी के हालिया संशोधन के अनुसार इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म IGP के तहत सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा खुले शेयरों के माध्यम से कितने प्रतिशत शेयर जारी किए जा सकते हैं? 49% ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। 49% ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सेबी ने अभी हाल ही में स्टार्टअप्स की हेल्प करने के लिए IGP फ्रेमवर्क का रिव्यू किया हुआ है। IGP फ्रेमवर्क यानी कि इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, इस फ्रेमवर्क का रिव्यू किया हुआ है और इसमें कुछ अमेंडमेंट भी किया हुआ है, कुछ रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं, ठीक है। तो क्या कुछ किया गया ये भी हम लोग जानते हैं, क्या कुछ किया गया हम लोग ये भी जानते हैं। डी लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, इन सब के बारे में अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है ना। अब क्या किया गया है, बहुत ज़्यादा इतना जानने की जरूरत नहीं क्या अमेंडमेंट किया गया, जितना जरूरी एग्जाम ओरिएंटेड वो हम लोग जानते हैं। यहाँ पर बात हुई किसकी? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, ठीक ना, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में? IGP। क्या है ये, थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो ये जो IGP है, ये जो हमारा इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म है, ये ITP यानी कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का रिवाइज्ड वर्जन है। फिर से सुनो आप लोग, ये जो हमारा IGP है, IGP यानी कि इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, ये ITP मैं लिख रहा हूँ। ITP मतलब क्या हो जाएगा? ITP का मतलब हो जाएगा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का रिवाइज्ड वर्जन है ये IGP, ठीक है ना, जिसके माध्यम से नए स्टार्टअप्स जो कि डाटा एनालिटिक्स, ई-कॉमर्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब सेक्टर्स में काम कर रहे होते हैं, इसी के माध्यम से जो है वो लोग फंड रेज करते हैं, अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बेचते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी 49% इसका आंसर होगा। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। अजय कुमार त्यागी जो है वो इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। किसके? सेबी के 1992 में सेबी की स्थापना की गई थी। अगला देखेंगे। टू फंड द क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसको कि शॉर्ट में जीका बोलते हैं, जीका हैज रिसेंटली साइंड ए लोन एग्रीमेंट ऑफ ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 10 बिलियन जापानीज येन विद व्हिच NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को निधि देने के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने हाल ही में किस NBFC के साथ में 10 बिलियन जापानीज येन के साथ जापानीज येन की अधिकतम राशि का ऋण समझौता किया है? ये इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। तो टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। जीका ने TCCL यानी कि टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड के साथ में 10 बिलियन जापानीज येन का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है। क्यों किया है? तो इंडिया में काम करने वाली उन सभी फर्म्स को लोन ऑफर करने के लिए जो कि क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं, इसी को फंड ऑफर करने के लिए ये लोन एग्रीमेंट जो है जीका और TCCL के द्वारा जो है साइन किया गया हुआ है। 10 बिलियन जापानीज येन, अगर हम लोग इसकी INR में बात करें हम लोग तो 660 करोड़ रुपए, ये इसकी इंडियन रुपीज़ में इसकी वैल्यू हो जाएगी। और ये लोन जीका के प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट फिनेंस स्कीम के तहत में दिया जाएगा और जो है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन के द्वारा ये लोन को फिनेंस किया जाएगा। किसके द्वारा? सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन के द्वारा ये लोन जो है को फिनेंस भी किया जाएगा। जीका यानी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो टोक्यो, ठीक ना, टोक्यो जापान में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एज पर S&P ग्लोबल रेटिंग्स व्हाट इज द इंडियाज प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की अनुमानित GDP क्या है, ये इसमें पूछा गया है। 11% ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 11% ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और ये पहले अनुमान जो था 10% का था। S&P ने ही पहले फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए इंडिया की GDP 10% रहने का अनुमान लगाया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 11% कर दिया गया है। और S&P ग्लोबल रेटिंग्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क USA में है। कहाँ पर?
न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, सी रोज एंड विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड टू प्रोवाइड ए यूनिक एक्सीलरेटर प्रोग्राम टू सपोर्ट द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड वुमेन लेड स्टार्टअप्स। महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए एक अनोखा त्वरक कार्यक्रम प्रदान करने के लिए सीरोज और किस बैंक ने हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है, हाल ही में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए यस बैंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और वुमेन लेड स्टार्टअप्स यानी कि महिलाओं के द्वारा चलाए जाने वाले स्टार्टअप्स को यस इसेंस प्लस नाम से एक यूनिक एक्सीलरेटर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए यस बैंक और सीरोज ने पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक ना। किस नाम से एक एक्सीलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ये नाम जानना जरूरी है, तो ये मैं लिख रहा हूँ यस इसेंस प्लस, ठीक ना। इस नाम से एक यूनिक एक्सीलरेटर प्रोग्राम जो है वो यस बैंक और सीरोज ने पार्टनरशिप में लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। और सीरोज क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है सीरोज की। सीरोज क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये महिलाओं के नेतृत्व वाला एक सोशल नेटवर्क है, ठीक है। ये प्रोग्राम जो है वो 10 हफ्ते तक चलेगा। यस इसेंस प्लस प्रोग्राम 10 हफ्ते तक चलेगा, ठीक है। और इसके थ्रू वर्चुअल वर्कशॉप के माध्यम से कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना, एक्सपर्ट्स के द्वारा। जो भी स्टार्टअप्स होंगे, जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होंगी और जो भी वुमेन लेड स्टार्टअप्स होंगे, महिलाओं के नेतृत्व वाले जो भी स्टार्टअप्स होंगे, उनको वर्चुअल वर्कशॉप के माध्यम से कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी एक्सपर्ट्स के द्वारा। और इस ट्रेनिंग में इनको क्या सिखाया जाएगा, तो इस ट्रेनिंग में इनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लीगल मार्केटिंग, इन सब का जो है, इन सब के बारे में फोकस करते हुए ट्रेनिंग कराई जाएगी। इन सब चीज़ों के बारे में इनको जानकारी दी जाएगी। यस बैंक ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यस बैंक के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। प्रशांत कुमार इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, प्रशांत कुमार। और अगर हम लोग बात करें इसकी टैग लाइन की, तो एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज, ये जो है इसकी टैगलाइन हो जाएगी। यस बैंक के बारे में मैंने बता दिया। एक्सिस, HDFC, ICICI और SBI, इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, ऐसे में उम्मीद करता हूँ। अगला देखते हैं। Which bank has recently been awarded as the Great Place to Work by the Great Place to Work Institute? किस बैंक को हाल ही में ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में सम्मानित किया गया है, एक काम करने के लिए अच्छी जगह के रूप में सम्मानित किया गया है, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और इसके लिए ये जो इंस्टीट्यूट है कौन सा, ग्रेट प्लेस कौन सा इंस्टीट्यूट है, ग्रेट प्लेस टू वर्क जो इंस्टीट्यूट है, इसने इसके लिए एक सर्वे कराया था, ठीक है। हालांकि इस सर्वे का डाटा पूरी तरीके से सार्वजनिक नहीं किया गया है, पूरी तरीके से जारी नहीं किया गया है। और इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा, इसी सर्वे के द्वारा इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क यानी कि काम करने के लिए अच्छी जगह के रूप में सम्मानित किया गया है। अब इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट कर बताओ, ठीक है। विच बैंक हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज SMEs इन द एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021? किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में छोटे और लघु उद्योगों के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में सम्मानित किया गया है, इसमें पूछा गया है। हिंदी में इसका मतलब होगा HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। HDFC बैंक ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात हुई एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 की। तो ये एशिया मनी क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं। तो एशिया मनी क्या है, तो ये एशिया मनी जो है ये एक फिनेंशियल पब्लिकेशन है जो कि 1989 में स्थापित किया गया था। और ये हर साल बैंकों को उनके पिछले 12 महीनों के कार्यकाल के लिए, पिछले 12 महीनों में उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों के लिए हर साल एशिया मनी सम्मानित करता है। और कौन कौन से देश में एशिया मनी अपनी प्रेजेंस रखता है, कौन कौन से देश के बैंकों को सम्मानित करता है, ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो इंडिया में तो ये करता ही है, ठीक ना, क्योंकि इंडिया का तो क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी बैंकें दी गई सब इंडियन बैंक ही हैं। तो इंडिया में तो ये एशिया मनी जो है इस तरीके का अवार्ड देता ही है। इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और उज्बेकिस्तान के बैंकों को भी जो है एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स के द्वारा सम्मानित किया जाता है। और इस बार इंडिया में HDFC बैंक को उसके MSME बिजनेस के लिए इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SMEs अवार्ड से सम्मानित किया गया था। HDFC बैंक यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एशिया मनी के द्वारा इंडियन बैंक्स को और कौन कौन से अवार्ड दिए गए, ये तो बात हो गई HDFC बैंक की। और HDFC बैंक को कौन सा अवार्ड मिला, इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर ये अवार्ड मिला, ठीक है ना, इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस
SMEs, ये मिला HDFC बैंक को। और कौन कौन से अवार्ड दिए गए एशिया मनी के द्वारा इंडियन बैंक्स को, जो भी भारतीय बैंक हैं? तो अगर हम लोग बात करें बेस्ट डिजिटल बैंक की अगर हम लोग बात करें तो ये एक्सिस बैंक को मिला हुआ है। किसको मिला? एक्सिस बैंक को। बेस्ट बैंक फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक ना, बेस्ट बैंक फॉर CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अवार्ड जो है वो RBL बैंक को मिला हुआ है, ठीक है ना, RBL बैंक को दिया गया था। बेस्ट इंटरनेशनल बैंक अवार्ड DBS बैंक को दिया गया, ठीक ना, बेस्ट इंटरनेशनल बैंक अवार्ड DBS बैंक को दिया गया। बेस्ट डोमेस्टिक बैंक का अवार्ड जो है कोटक महिंद्रा बैंक को दिया गया। ये सब चीज़ें आप लोग लिखते चलो, याद आएंगी आप लोगों को, एग्जाम में काम आएंगी। यहाँ से मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मुरारी बाबू की कथा के तरीके से मत सुनो, ऐसे सुन ले रहे हो, सुनने के बाद में याद नहीं रहता जब तक आप लोग 2-3 बार रिवाइज नहीं करो, कहीं लिखो नहीं। तो कॉपी पेन चलाओ और दिमाग खोल कर सुनो, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक को बेस्ट डोमेस्टिक बैंक का अवार्ड दिया गया और बेस्ट कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक 2021 का अवार्ड भी कोटक महिंद्रा बैंक को ही दिया गया था, ठीक। HDFC बैंक इसका आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक के बारे में तमाम सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। शशिधर जगदीशन, ये HDFC बैंक के MD और CEO हो जाएंगे। HDFC वाला काम मैंने पूरा कर दिया है। ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और PNB, ये सब कुछ आपके हवाले है। जितनी चीज़ें मैंने HDFC के बारे में बताई, इतनी चीज़ें कम से कम आप लोगों को इन सारी बैंकों के बारे में पता होनी चाहिए। कमेंट करो या ना करो, पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पता करो, कमेंट करोगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं रिवाइज भी होती रहेंगी। कुल मिलाकर चारों तरफ से आप ही लोगों का फ़ायदा है। आप लोगों की प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट चाहिए। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ पूरी तरीके से आप लोग इसमें इन्वॉल्व रहो, सुनते रहो इसको, तभी जाकर कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। Who has recently been appointed as the CEO of the Unique Identification Authority of India UIDAI? हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इसमें पूछा गया है। सौरभ गर्ग इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सौरभ गर्ग ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और सौरभ गर्ग के साथ साथ में अभी कैबिनेट ने जो है संजीव कुमार जी को भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन बनाया हुआ है। ऑप्शन ये भी दिया गया है, संजीव कुमार का भी नाम दिया गया है। तो संजीव कुमार जी को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है। एक ही क्वेश्चन में हम लोगों ने दो चीज़ें जान ली हैं यहाँ पर। मैंने इसके लिए एक अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया कि हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये हमने अलग अलग क्वेश्चन नहीं बनाया, एक ही क्वेश्चन में हमने मतलब इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर ले रहे हैं। सौरभ गर्ग को UIDAI का CEO बनाया गया है, संजीव कुमार को AAI, ठीक ना, AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है। और क्वेश्चन ये भी बन के आता है कि सौरभ गर्ग जी ने किसको सक्सीड किया, किसकी जगह पर जो है इनको CEO बनाया गया। तो अजय भूषण पांडे, ऑप्शन में ये भी दिया गया है, ठीक है ना। सौरभ गर्ग ने अजय भूषण पांडे को सक्सीड कर UIDAI के CEO के रूप में अपनी नियुक्ति इनकी हुई है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। Which fintech company has recently launched its new lending product named Distributor to Retailer D2R to provide collateral free loans to small and medium enterprises? किस फिनटेक कंपनी ने हाल ही में लघु और मध्यम उद्यमों को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर नाम से एक अपना नया ऋण उत्पाद लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो ये अगर हिंदी संपार्श्विक मुक्त ऋण ये सब अगर थोड़ा सा टफ लगे तो आप लोग इंग्लिश भी पढ़ लिया करो, जहाँ से चीज़ें समझ में आ जाएं वो आप लोग पढ़ लिया करो। दोनों चीज़ें दोनों लैंग्वेज में इसीलिए क्वेश्चंस दिया जाता है। ऑप्शन में हिंदी देने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना तो आप लोगों को मतलब पढ़ ही सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, ठीक है। भारत पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। भारत पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत पे ने भी हाल ही में डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर्स, ठीक है ना, D2R, ये देखो दिया गया ना, डिस्ट्रीब्यूटर्स टू रिटेलर नाम से अपना एक नया लेंडिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है। इसके माध्यम से 50 लाख रुपए तक का लोन, इसके माध्यम से 50 लाख रुपए तक का लोन 7 से लेकर 30 दिनों तक के लिए, 7 से लेकर 30 दिनों तक के लिए SMEs को दिया जा सकेगा, ठीक है ना, लो इंटरेस्ट रेट पर और जीरो प्रोसेसिंग फीस के साथ में। डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, ट्रेडर्स, डीलर्स और किराना स्टोर्स, मर्चेंट्स, जो भी लोग होंगे इन सभी को इसके माध्यम से लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो भारत पे इसका आंसर हो जाएगा। क्या लॉन्च किया गया? डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर, ठीक है ना, 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, 7 से लेकर 30 दिनों तक के लिए दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भारत पे इसका आंसर हो जाएगा। IIFL सिक्योरिटीज हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद व्हिच बैंक टू प्रोवाइड डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट्स? IIFL सिक्योरिटीज ने हाल ही में डीमैट और ट्रेडिंग खाते प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। कर्नाटका बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा।
कर्नाटका बैंक ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। दोनों ने, किसने, IIFL सिक्योरिटीज़ और कर्नाटका बैंक, इन दोनों ने पार्टनरशिप में KBL स्मार्ट ट्रेड, मैं लिख रहा हूँ KBL स्मार्ट ट्रेड, ठीक है ना, KBL स्मार्ट ट्रेड नाम से एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है अपने कस्टमर्स को, जिसके माध्यम से कर्नाटका बैंक के सेविंग अकाउंट होल्डर्स अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकेंगे। IIFL सिक्योरिटीज़ क्या है ये एक ब्रोकिंग एंड एडवाइजरी फर्म है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है IIFL सिक्योरिटीज़ का। कर्नाटका बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटका में। महाबलेश्वर MS ये इसके MD और CEO हैं। योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया ये इसकी टैगलाइन है, किसकी? कर्नाटका बैंक की। योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया ये कर्नाटका बैंक की टैगलाइन है। आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स हैज रिसेंटली इंक्ड एन MOU विद व्हिच बैंक टू प्रोवाइड लोन्स विद EMI फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर फॉर V6 व्हीकल्स परचेज। टाटा मोटर्स ने हाल ही में किस बैंक के साथ V6 वाहन खरीदने के लिए अपने ग्राहकों को EMI सुविधा प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इसमें पूछा गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर B इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हेडक्वार्टर सभी का आप लोगों को पता होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। एज पर द रिसेंट प्रोजेक्शन ऑफ द बैंक ऑफ द अमेरिका सिक्योरिटीज, व्हेन विल इंडिया अचीव इट्स 5 ट्रिलियन USD GDP गोल एंड बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी? बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ के हालिया अनुमानों के अनुसार भारत कब अपने 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की GDP लक्ष्य को प्राप्त करेगा और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ठीक है, ये इसमें पूछा गया है कि बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने भी हाल ही में एक अपनी रिपोर्ट जारी की हुई है और उसने ये बताया है कि भारत कब अपने 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को मतलब अचीव करेगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो वो कौन सा टाइम बताया गया है, कौन सा टाइम तक ये सारी चीज़ें अचीव हो जाएंगी इंडिया के द्वारा, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 31 से 32, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंशियल ईयर 2031 से लेकर 32 तक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने पहले यह टारगेट जो है 2030 तक का रखा था, ठीक है ना। भारत सरकार ने पहले यह टारगेट 2030 तक का रखा था। 2030 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का जो है ये मतलब ये प्लानिंग थी। 5 ट्रिलियन USD की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया था, जो कि अब इस रिपोर्ट के अनुसार डिले हो रहा है और डिले होकर ये कब तक पहुंच गया? 31-32 तक, फाइनेंशियल ईयर 31-32 तक ये अचीव हो जाएगा, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। कौन सी रिपोर्ट में? बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ के अनुसार, ठीक है ना। और ये जो डिले हुआ है उसका रीज़न क्या बताया गया है इस रिपोर्ट में? उसका रीज़न ये बताया गया कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से 2030 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है वो नहीं अचीव हो पाएगा, वो अब जाकर 2031 से 32 फाइनेंशियल ईयर में अचीव हो पाएगा। बैंक ऑफ अमेरिका की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि अमेरिका का ये बैंक है तो इसका हेडक्वार्टर जो है नॉर्थ कैलिफोर्निया USA में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। रिपोर्ट टाइटल्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डाटा फॉर बेटर लाइफ्स WDR 2021 हैज रिसेंटली बीन रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? विश्व विकास रिपोर्ट 2021 बेहतर जीवन के लिए डेटा WDR 2021 शीर्षक से एक रिपोर्ट हाल ही में किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? ये इसमें पूछा गया, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कई बार पूछा जाता है कि रिपोर्ट किसने संस्था ने जारी की है, तो यही यहाँ पर बताया गया है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डाटा फॉर बेटर लाइफ्स, ये रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार लो इनकम कंट्रीज़ में से केवल 11% कंट्रीज ही अपने डाटा को ओपन करते हैं, ठीक है ना। अब ये ओपन डाटा पॉलिसी क्या होती है, यहाँ पर सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड बैंक की बातें हुई हैं तो यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। वाशिंगटन DC, ठीक है ना, वाशिंगटन DC ये जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। डेविड R मालपास ये जो है इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे, ठीक है ना, ये इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे, किसके? वर्ल्ड बैंक के। टू सेटअप द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NBFID, हाउ मच टोटल कैपिटल हैज़ बीन एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NBFID की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा सरकार द्वारा कुल कितनी पूंजी आवंटित की गई है? ये इसमें पूछा गया है। 1 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इसके बारे में, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो संसद से अभी हाल ही में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं?
जिसको कि हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे NBFID बिल 2021, ठीक है ना। ये अभी संसद के दोनों सदनों से, राज्यसभा और लोकसभा से पास कर दिया गया है। और इस बिल के पास हो जाने के बाद देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए एक नेशनल बैंक की स्थापना की जाएगी, ठीक है ना। और जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन में ही दिया गया है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, उस बैंक का नाम हो जाएगा। शॉर्ट में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, NBFID, ठीक है ना। शॉर्ट में हम लोग इसको NBFID के नाम से बोलेंगे। और ये जो NBFID है, ये देश में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रूप में काम करेगा। और इस बैंक के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल एलोकेट की है। ऑप्शन नंबर ए यही इसका आंसर होगा, यही इसमें पूछा गया है। NBFID के शेयर्स केंद्र सरकार, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पेंशन फंड्स, बैंक, इंश्योरर्स, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस या फिर केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए दूसरे संस्थानों के द्वारा ही लिए जा सकेंगे। इस बैंक का मुख्य काम क्या होगा, क्या इसका मेन पर्पज है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन प्रोवाइड करना, उनको रिफाइनेंस करना, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स के माध्यम से इन्वेस्टमेंट ले आना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में विदेशी कंपनियों से फंडिंग ले आना, ये सब जो है इस बैंक का मेन फंक्शन होगा, ठीक है ना। और इस बैंक के माध्यम से लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड किए जाएंगे। लॉन्ग टर्म लोन जो है इस बैंक के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात ये समझ में आती है कि इस बैंक के पास में पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो बैंक है, ये दिमाग में आप लोग ना आ जाए कि नॉर्मल बैंक के तरीके से इसमें लोग जाकर अपना खाता होता खुलवा कर पैसा जमा कर सकते हैं। नहीं, इस बैंक में हम लोग पैसे वगैरह नहीं जमा कर सकते हैं। तो जब अगर हम लोग इस बैंक में पैसे नहीं जमा कर सकते हैं तो हमारे दिमाग में जाहिर सी बात है कि चीज़ें आएंगी कि इसके पास पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है ना। इसके पास पैसा कहाँ से आएगा, तो जैसे नाबार्ड के पास कैसे आता है पैसा, नाबार्ड के पास पैसे कैसे आते हैं, तो इस बैंक के पास में पैसा कैसे आएगा। सेंट्रल बैंक, RBI, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड्स, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और जो भी दूसरे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे उधार ले सकेगा ये बैंक, उन्हीं से इसके पास में पैसे आएंगे, ठीक है ना। और इस बैंक का 100% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में रहेगा। किसके पास में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, जिसे बाद में 26% तक कम किया जा सकेगा, ठीक है ना। अभी जो है करंट में 100% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में रहेगा, जिसे बाद में 26% तक कम किया जा सकेगा। मतलब इसकी भी बेचने की तैयारी पहले से कर ली गई है, 26% तक ये कम कर सकेंगे, ठीक है। और इस बैंक का मैनेजमेंट कैसा होगा, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसका मैनेजमेंट कैसा होगा, क्या किस तरीके से इसकी वर्किंग होगी, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये बैंक जो होगा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा संचालित किया जाएगा, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा संचालित किया जाएगा। और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो चेयरपर्सन होगा वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा, तो जो चेयरपर्सन होगा इस बैंक का उसे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा RBI की सलाह पर नियुक्त किया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा यह बैंक संचालित किया जाएगा और इस बैंक का जो चेयरपर्सन होगा उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा RBI की सलाह पर की जाएगी, ठीक। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ए 1 लाख करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें जो इस क्वेश्चन से हम लोगों को समझनी थी हम लोगों ने यहाँ पर जान लिया, ठीक है ना। ये बढ़िया क्वेश्चन था, यहाँ पर हम लोगों ने इसलिए इसका काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया, काफ़ी डिटेल में इसके बारे में जाना। अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने जल्दी जल्दी पढ़े थे और आगे बढ़ लिए थे। वो सिर्फ इसलिए था कि क्योंकि उस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, जितना जानना था उतना हम लोगों ने पढ़ा था, कहीं कोई चीज़ें छूट ना जाए इसलिए बस उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर कर लिया था। थ्योरी के नाम पर उसमें कुछ था नहीं, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर बस क्वेश्चन पढ़ा और आगे बढ़ लिया, ठीक। तो इसी तरीके से हम लोग करते हुए चलेंगे। जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, जितने एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी उतनी ही एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया जाएगा और जो 1 लाइनर क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। RBI हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड द रिस्ट्रिक्शंस ऑन पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक्स टिल व्हिच डेट। RBI ने हाल ही में पंजाब और महाराष्ट्र सरकारी बैंक यानी कि PMC बैंक पर प्रतिबंध किस तारीख तक बढ़ा दिया है, ये इसमें पूछा गया है। 30 जून 2021 ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 जून 2021 ऑप्शन नंबर 2021 ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। RBI ने भी हाल ही में PMC बैंक पर 30 जून तक के लिए रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दिया है, ठीक है ना। और फिनेंशियल इरेगुलरिटीज के कारण सितंबर 2019 वित्तीय अनियमितता के कारण सितंबर 2019 में RBI के द्वारा इस बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया था। तब से ये प्रतिबंध लगातार आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
RBI has recently issued guidelines on merger or amalgamation of which type of banks. RBI ने हाल ही में किस प्रकार के बैंकों के विलय या समामेलन पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये इसमें पूछा गया है कभी RBI ने कौन सी बैंकों के मर्जर या फिर हम लोग ये बोलें कि एमालगमेशन के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इसका आंसर हो जाएगा। सभी प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए RBI ने भी हाल ही में इनके मर्जर्स के लिए गाइडलाइंस जारी किया हुआ है। ठीक है ना, और ये मर्जर जो मतलब इन बैंकों का जो मर्जर होगा वो सिर्फ 3 ही कंडीशन में इनका मर्जर पॉसिबल हो पाएगा। कौन कौन सी 3 कंडीशन हैं वो हम लोग उसके बारे में जानते हैं। पहली कंडीशन ये है कि जब एमालगमेटेड बैंक का नेट वर्थ पॉजिटिव होगा और एमालगमेटिंग बैंक जो है ये इस बात की गारंटी देगा कि एमालगमेटेड बैंक के सभी डिपॉजिटर्स का पूरा डिपॉजिट सुरक्षित रहेगा। एमालगमेटेड बैंक का मतलब हो जाएगा कि जिसका मर्जर या विलय होना है, जिसका मतलब मर्जर या विलय किया जाता है, और एमालगमेटिंग बैंक का मतलब हो जाएगा कि जिसमें विलय या मर्जर किया जाना है। ठीक है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस आप लोग समझिएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि जब विलय किए जाने वाले बैंक का नेटवर्थ नेगेटिव होगा और उसमें मतलब जिसमें विलय होना है वो बैंक खुद अपने रिस्क पर ये एश्योरेंस देगा कि सभी डिपॉजिटर्स के जो वैल्यूज़ होंगे, जो उनका फंड होगा, जो उनका पैसा होगा वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या होती है? तीसरा सिनेरियो ये होगा कि जब नेटवर्थ निगेटिव होने के बाद में भी एमालगमेटिंग बैंक ये एश्योरेंस दे कि राज्य सरकार से फिनेंशियल सपोर्ट लेकर डिपॉजिटर्स के सभी डिपॉजिट को सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक, तो ये 3 कंडीशंस हैं। इन्हीं 3 कंडीशंस के आधार पर बैंकों का मर्जर या एमालगमेशन होगा। अब कौन कौन सी कोऑपरेटिव बैंक्स मर्ज की जा सकती हैं ये भी हम लोग जानते हैं। क्या यूपी की कोऑपरेटिव बैंक्स राजस्थान की कोऑपरेटिव बैंक के साथ मर्ज की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती हैं, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो देखिए, किसी भी एक ही स्टेट में स्थित 2 कोऑपरेटिव बैंक्स मर्ज हो जाएंगी। किसी भी एक ही स्टेट में स्थित 2 कोऑपरेटिव बैंक, 2 या 2 से ज़्यादा भी, मतलब अगर वो एक ही स्टेट में हैं तो वो मर्ज हो जाएंगी, या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सिक्योरिटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव बैंक का भी मर्जर हो सकेगा। या तो किसी एक स्टेट में वो कोई कोऑपरेटिव बैंक है, 2, 3, 4, 5 उनका मर्जर हो जाएगा, या फिर वे सभी कोऑपरेटिव बैंक जिनका कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सिक्योरिटीज़ एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सिक्योरिटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनका भी मर्जर हो सकेगा। ठीक, तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। नेक्स्ट देखेंगे, ए को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड नेम्ड यूनी कार्बन कार्ड हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद विच ऑर्गेनाइजेशन। यूनी कार्बन कार्ड नामक एक को ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस संगठन के साथ मिलकर लॉन्च किया हुआ है, ये इसमें पूछा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कॉन्टैक्टलेस टैप एंड गो कार्ड है ये। ठीक है ना, टैप एंड गो कार्ड है ये। ठीक है ना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात हुई, ध्यान रखना आप लोग, ये नाम याद रखना। यूनी कार्बन कार्ड जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ में मिलकर लॉन्च किया गया हुआ है। ठीक है ना, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात हुई, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। राज किरण राय ये जो है इसके MD और CEO हो जाएंगे। और अगर हम लोग इसकी टैगलाइन की बात करेंगे तो टैगलाइन आप लोगों को कमेंट कर बताना है। HPCL की भी बात हुई है, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में ही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइंड एन MOU टू ज्वाइंटली डेवलप द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक गिफ्ट सिटी। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA और किस संगठन ने हाल ही में गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त टेक गिफ्ट शहर को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? फिक्की, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ठीक है ना, फिक्की ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। फिक्की का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में होगा। ठीक है ना, फिक्की का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। उदय शंकर ये जो है फिक्की के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। RBI हैज रिसेंटली इम्पोज्ड ए पेनल्टी ऑफ 15 lakhs फॉर नॉन कंप्लाइंसेस विद RBI's डायरेक्शंस ऑन मॉनिटरिंग फ्रॉड टू व्हिच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। RBI ने हाल ही में किस वित्तीय संस्थान पर धोखाधड़ी की निगरानी करने में RBI के निर्देशों का पालन न करने के लिए 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ये 15 लाख का नाम सुनते ही जाने में भी मोदी जी आधी आ ही जाते हैं। ठीक है ना,
ना चाहते हुए भी मोदी जी याद आ जाते हैं, जैसे 15 लाख कहीं पर भी दिखता है। खैर छोड़ो, वो अलग बात है, वो अलग मैटर, कभी उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। 15 लाख और मोदी जी की क्या कहानियाँ चल रही हैं बेचने बेचने वाली, ठीक है ना। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा फेड बैंक फिनेंशियल सर्विसेज, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ई, फेड बैंक फिनेंशियल सर्विसेज, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो फेड बैंक फिनेंशियल सर्विस है, ये फेडरल बैंक की ही सब्सिडरी है, ठीक है ना। ये फेडरल बैंक की ही एक सब्सिडरी है, ठीक है ना, जिसमें कि फेडरल बैंक की 74% शेयर्स हैं। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस में फेडरल बैंक का 74% हिस्सेदारी है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने हाल ही में किस वित्तीय संस्थान पर धोखाधड़ी की निगरानी करने में आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के लिए 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो ये हो जाएगा फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस, ऑप्शन नंबर ई। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने मार्च लास्ट वीक का भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया। मार्च हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, मार्च में कुछ भी पेंडिंग नहीं बचा हुआ है, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने अपने वीडियो की स्टार्टिंग में, फिर वीडियो के बीच में और अभी वीडियो के लास्ट में भी मैं ये आप लोगों से बता रहा हूँ कि जितना भी वीडियो आप लोगों को बताया गया, जो भी आप लोगों ने अभी तक देखा, इससे रिलेटेड 5 या 10 क्वेश्चन अगले फ्राइडे को हम लोग कम्युनिटी टैब में पोस्ट करेंगे और आप लोग उन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर पढ़ाया गया, जो कुछ भी इस वीडियो में बताया गया, उसी की एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं, तो उसका आंसर आप लोग देने की कोशिश किया करो, जिससे आप लोगों को ये पता चल पाए कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, चल भी रही है, या फिर मेरे बापू की कथा की तरीके से सुन रहे हो और चले जा रहे हो, फिर बाद में बोल रहे हो कि पढ़ाया नहीं हुआ, नहीं आ रहा, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, फिर तमाम एक्सक्यूजेस दे रहे हो, ठीक है ना। तो उसको आप लोग अग्रेसिवली उसमें पार्टिसिपेट किया करो, ठीक है। जो भी उसका विनर होगा, जिसके भी सभी आंसर सही होंगे, उसका नाम जो है हम लोग अपने अगले वीडियो में अनाउंस किया करेंगे, ठीक ना। किसी 1-2-4 लोगों का नाम वहाँ पर अनाउंस किया जाएगा। और अभी पिछले हफ्ते की जो हम लोगों ने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस किया था, यानी कि मार्च 3rd वीक की, उसका एक क्वेश्चनायर कम्युनिटी टैब में पड़ा हुआ है और कोई भी उसका आंसर नहीं दे रहा है, आ नहीं रहा है आप लोगों को, या आंसर देने का मन ही नहीं कर रहा है, या वीडियो आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप लोग सीरियसली पढ़ाई करते हो तो इन सारी चीज़ों का आंसर देने की कोशिश किया करो, ठीक है। बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बहुत लंबा वीडियो वैसे ही हो गया है ये, ठीक है। आज के वीडियो को बस यहीं पर खत्म करेंगे हम लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग अप्रैल 1st वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करने वाले हैं।